Hello student, welcome back to the another lecture from practice set 1.3. We are going to solve the question number 3 from practice set 1.3. So for solving question number 3, we need to know some basics about determinant method, and or you can say that Cramer's rule. Okay, Cramer's rule. ठीक है. So first thing come first. जैसे कि हमने बेसिक्स पढ़ा था कि 3x है. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना. अभी यहाँ पर जो 3 है, तो 3 नंबर है. उसे क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, और जो हमारा x वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? वेरिएबल. ठीक है. सो हमें अभी जो भी इक्वेशंस आए हैं उसमें हमें कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा. जैसे कि यहाँ पर अभी 3x हमने कंसिडर किया है, तो 3x के लिए जो 3 टर्म है उस टर्म को हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. 3 की वैल्यू 3 होगी, वो 4 5 6 नहीं होगी. लेकिन जो x की वैल्यू है यहाँ पर, वो x की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल मीन्स क्या? अभी के लिए उसकी वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकती है. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है. वो नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स, माइनस में हो गए या फिर प्लस में हो गए. कोई भी नंबर हो गए, एक्स के लिए हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 के लिए हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते. सो जो 3 है वो होता है कांस्टेंट होता है, जो कभी चेंज नहीं होगा. और जो एक्स है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है या फिर वो चेंज हो सकता है. ऐसा होता है. और एक चीज यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो 3 है एक्स के साथ आया है, इसलिए एक्स का कोइफिशिएंट न्यू टर्म में, न्यू टर्म नहीं एक्चुअली, लेकिन उसे हम कहते हैं ठीक है. एक्स का कोइफिशिएंट क्या है? 3 है. सो 3 क्या हो जाएगा? कोइफिशिएंट हो जाएगा. ये 3 चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. एक्स का कोइफिशिएंट पूछा है मैंने, जो कि है 3 है, लेकिन एक्स क्या है? वेरिएबल है. और 3 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है? वेरिएबल वैल्यू है, कोई भी हो सकती है. और 3 की वैल्यू है वो जो कांस्टेंट है. लेकिन एक्स का कोइफिशिएंट कहेंगे तो वो हो जाएगा 3, और 3 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. सेम यहाँ पर हमने अगर समझो 14y लिया, सो y इज व्हाट? y इज वेरिएबल, और 14 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. लेकिन y का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो वो हो जाएगा 14. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. दूसरी एक चीज है, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है इक्वेशन का, वो पर्टिकुलर फॉर्म है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि वो कैसा होना चाहिए? ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, एक ऐसा ही होना चाहिए. या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. मतलब ये जो माइनस सी था उसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो माइनस का प्लस सी हो जाएगा. ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं. एक तो आप यहाँ ये भी फर्स्ट वन है वो भी लिख सकते हो, वो भी राइट है, या फिर सेकेंड वन है वो भी लिख सकते हो. इसको आप कॉपी कर लेना. ठीक है. अभी आगे जो भी सम्स आएंगे पूरे हमारे ये फर्स्ट चैप्टर पे,
उसको हमने ये दोनों में से कौन सा भी एक फॉर्म होना चाहिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमें दिए जाएंगे, तो इक्वेशन के जो फॉर्म होता है ना, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, इन दोनों में से कौन सा भी एक फॉर्म होना ही चाहिए। इसके टर्म में हमारे पास फर्स्ट में x का आएगा, फिर y का आएगा, और फिर लास्ट में c का टर्म, c इन द सेंस कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये इक्वेशन हो रहा है क्या? यस, इक्वेशन के फॉर्म में बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म x का है, फिर y का टर्म है, और फिर c का टर्म है। c इन द सेंस क्या? कांस्टेंट। मैं अभी अभी बताया था, तो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा नहीं होता है। अगर आप यहाँ फर्स्ट इसमें और ये सेकंड में मतलब x का और y का टर्म देखोगे, तो यहाँ पर x और y एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल भी आ रहा है, मतलब ये 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। लेकिन राइट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है, वाई नहीं आ रहा है, जेड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। सो आपको यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक इक्वेशन कैसा फॉर्म होता है, उसे हम इक्वेशन कैसे कह सकते हैं। तो उसके ओरिजिनल फॉर्म जो है, अभी अभी हमने ये जो लिखा है, इसके फॉर्म में हम उसको लाना पड़ेगा, और उसके बाद हमको वो सॉल्व करना है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको अगर जब बोर्ड के एग्जाम हो गए तब क्वेश्चन आएगा, तो इनके वैल्यूज या फिर उनके प्लेसेस थोड़े चेंज किए जाएंगे। जैसे कि समझो यहाँ पर एक ऐसा भी वो लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3y+3 इज इक्वल टू 2x। अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, लेकिन ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऊपर वाला, वो फॉर्म में है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। फर्स्ट में हमारा एक्स का टर्म आता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वाई का दिया है। सेकेंड टर्म हमारा आता है वाई का, उन्होंने यहाँ पर सी का वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू दे चुका है। और इज इक्वल टू साइन के बाद हमारा कांस्टेंट वैल्यू आता है, मतलब यहाँ पर, तो उसे उन्होंने एक्स की जगह, मतलब एक्स का वैल्यू वहां पर पुट किया। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। तो इससे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स का टर्म पहला होता है, तो हम पहला एक्स का टर्म कौन सा है? 2x है, वो लिख लेंगे। फिर वाई का टर्म विथ साइन, उसका जो भी साइन होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। अभी ये जो 2x है वो राइट हैंड साइड में है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तभी क्या हो जाएगा? -2y हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो उसका जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो -2y हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? y का टर्म, y का टर्म यहाँ पर ऑलरेडी है, तो उसे 3y लिखेंगे। और इज इक्वल टू, ये जो 3 था उसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो लेकिन वो प्लस था इसीलिए वो हो जाएगा -3। सो ये एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा यही चीज आपको याद रखना है कि उसे पहले, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, और उसे क्यों लाना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी वजह भी मैं आपको आगे जो क्वेश्चन सेकंड है प्रैक्टिस सेट 1.3 का, जो मेन क्वेश्चन 3 है, उसमें का सब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सब क्वेश्चन उसमें से थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो हम भी वो दोनों हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दो इक्वेशन दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसे, और उन्होंने कहा होगा कि जैसे हमें बताया था लास्ट में कि ग्राफिकल मेथड करना है या फिर और कुछ करना है, तो यहाँ पर वो लोग पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर क्रैमर्स रूल के हिसाब से। तो क्रैमर्स रूल क्या है, उसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर दिया था। आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो लास्ट लेक्चर पहले देखना, फिर इस लेक्चर में आ जाना, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट सम हमें दिया गया है। उसमें हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। जो क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, उसका दिया गया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। सो सबसे पहली स्टेज क्या होगी आपको कि ये फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। तो
आप देख सकते हो x की जगह पर x है, y की जगह पर y का टर्म है, और जो कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये दोनों एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको अभी इन दोनों इक्वेशंस को लेके x और y के जो वैल्यू है वो फाइंड करने होते हैं। हमेशा हम यही करते हैं ग्राफिकल मेथड में भी या फिर एलिमिनेशन मेथड में भी, और ये हमारा थर्ड फॉर्म है जो है क्रैमर्स रूल के हिसाब से या फिर डिटर्मिनेंट मेथड के हिसाब से। तो हमें हमेशा एट द एंड क्या फाइंड करना होता है, x और y के वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। तो इसे भी हम कैसे फाइंड करेंगे, हर एक मेथड का अलग अलग वे ऑफ प्रोस मतलब क्या बोलते हैं सॉल्विंग होता है कि उसे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्रैमर्स रूल है वो कैसा होता है वो उसके बारे में देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो भी कोएफिशिएंट है एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, y का फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो -4 है, और जो c का वैल्यू है वो है 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है और y का कोएफिशिएंट +3 है, और c का वैल्यू जो है वो है 5 है। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो x y और c का टर्म है। ठीक है, सो आपको रफली एक है ना साइड में, देखो एग्जाम में नहीं करना है लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया के लिए दे देता हूँ। इनको आप डिटर्मिनेंट सिर्फ है ना उसके कोएफिशिएंट्स लिखना है, वेरिएबल्स नहीं लिखना है। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है 3 और ये 4 सेकेंड इक्वेशन का x। नेक्स्ट में क्या आएगा, y कोएफिशिएंट क्या है, -4 है फर्स्ट का और सेकेंड का है 3। नेक्स्ट में क्या है 10 और 5 है। ठीक है, 10 और 5 थोड़ा ध्यान से देखना। हमें अभी तक जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए कहा था तो हम क्या करते थे 2/2। देखो ये इसको अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए, यहाँ पर ही आप फोकस करो। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये हमने किया था कि ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो इससे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर जो हमारे क्रैमर्स रूल जो है ना उसके हिसाब से कैसा होता है, हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी होती है। सबसे पहली वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है डी की, जो है डिटर्मिनेंट, जो हमने अब तक सॉल्व किया था वही है। लेकिन ये डी सॉल्व करते वक्त हमारे पास, तो हमने अभी तक कैसा सॉल्व किया था 2/2 मैट्रिक्स के साथ या फिर 2/2, हाँ 2/2 मैट्रिक्स के साथ ही हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन वैल्यू के साथ तो हम नहीं किया था। तो यही होता है कि कौन सा पिक करना होता है। सो डी फाइंड करने के लिए, जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों लेना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अगर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और ये -4 और 3। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे सो कैसा होता है, 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, माइनस साइन देके फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि है -4 × 4। ठीक है, तो 3 × 3 क्या होता है हमको पता है, दैट इज 9, अरे माइनस, और 4 × 4 16, लेकिन वो क्या हो जाएगा -16 क्योंकि -4 है वहाँ पर इसलिए। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 को एज इट इज लिख देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 25। सो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, 25 हमारी डी की वैल्यू आ गई। ये हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड की। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू फाइंड की। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो डी फाइंड किया हमने, अभी हमें क्या करना है, सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है डी एक्स। ठीक है, सफिक्स में लिखना होता है डी एक्स और डी वाई, दो वैल्यू हमें बचेंगे, वो दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी डी तो फाइंड किया, अभी डी एक्स फाइंड करेंगे। डी एक्स के लिए देखो जो हमें फाइंड करना होता है ना, अभी डी एक्स है, तो एक्स के टर्म कौन से है यहाँ पर हमारे पास, सॉरी एक्स के एलिमेंट्स कौन से है, ये फर्स्ट जो है कॉलम वो एक्स का है बराबर, सेकेंड जो कॉलम है वो है वाई का, और थर्ड जो कॉलम है वो है सी का है। ये चीज़ तो हमें पता है। जो अगर हमें डी एक्स फाइंड करना है तो हमें एक्स की जो भी कॉलम होगा और उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 3 और 4 है तो उसको नेग्लेक्ट करना है, उसके तरफ देखना भी नहीं है।
हमें सिर्फ देखना है उसको नेग्लेक्ट करके आगे के दो वाले जो है, जो कि है y और c के। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही हमें सोचना है हमेशा। तो इन दोनों को लिखते हुए पहला कौन सा लिखेंगे, पहला सी वाला कॉलम लिखेंगे और फिर वाई वाला। ठीक है, पहला कौन सा लिखेंगे, सी वाला कॉलम जो ये है, और फिर सेकंड में वाई वाला कॉलम लिखेंगे, और इन दोनों को फिर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो dx के लिए देखो, पहला ये हम दो वर्टिकल बार्स यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें जो एलिमेंट्स है वो पुट करने हैं। मैंने क्या कहा था, पहले सी के एलिमेंट्स पुट करने हैं। तो सी का एलिमेंट फर्स्ट क्या है, 10 है, और सेकेंड वन 5 है, और उसके बाद वाई का एलिमेंट लिखना है जो कि है -4 और 3 है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, देखो यही कंफ्यूजन होता है हमेशा, इसलिए ये जो वैल्यूज पुट किया है डी का, डी एक्स का और डी वाई का, ये अगर आपको ये बॉक्स है जो डिटर्मिनेंट का बॉक्स है, ये अगर आपको यहाँ पर लिखने के लिए आ गया तो आपके फुल ऑन मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपने गलती कर दे तो आपके पूरे मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट वाइल राइटिंग द डी एक्स एंड डी वाई वैल्यूज। ओके, अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, सिंपल है। 10 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 10 इंटू 3, फिर माइनस साइन, और फिर -4 इंटू 5 करेंगे तो -4 इंटू 5। सो 3 10 ज़ा 30, और माइनस में 4 5 ज़ा कितना होता है 20, लेकिन माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि -4 था इसलिए। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो ये 30 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 20। सो 20 प्लस 30 कितना होता है 50। ठीक है, सो हमारी डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें थर्ड वैल्यू, इसे हम सेकेंड वैल्यू दे देंगे, वैल्यू है इक्वेशन नहीं है, सेकेंड वैल्यू दे देंगे। हमारी थर्ड वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो है डी वाई। ठीक है, सो डी वाई के लिए हम यहाँ पर दो वर्टिकल पार्ट डाल देंगे। अभी डी वाई के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस एक बार। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि आपको डी एक्स के लिए क्या करना होता है, वाई के वैल्यूज पर ध्यान देना है, और y के वैल्यूज हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर x के वैल्यूज है, y के वैल्यूज है, और c के वैल्यू है। अबे हमने dx फाइंड करते वक्त हमने क्या किया, x के वैल्यू को हाइड किया, और जो दो बच गए उन दोनों को हम डिटर्मिनेंट फाइंड किया उन दोनों का। अभी y के लिए मतलब dy के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जैसे x के लिए x को हाइड किया था वैसे ही अभी इस y के टर्म को हम हाइड करेंगे। ठीक है, और बचेगा क्या, x का टर्म और c का टर्म बचेगा, मतलब कॉलम बचेंगे। तो इन दोनों को एज इट इज पहले x का टर्म लिखेंगे और c का टर्म लिखेंगे। याद यहाँ पर यही चीज यहाँ पर ध्यान देना है। हमने x के लिए क्या किया था, dx के लिए हमने क्या किया था, x को हाइड किया था। ठीक है, x को हाइड करके फिर पहले हमने क्या लिखा था, c का टर्म लिखा था और फिर y का टर्म लिखा था। लेकिन dy के लिए हम क्या करेंगे, y को हाइड करेंगे और पहला कौन सा टर्म लिखेंगे, x का, और फिर बाद में लिखेंगे c का टर्म, c का टर्म लिखेंगे। यहाँ पर cy लिखना है और इसमें xc लिखना है। ठीक है, ये आप लिख लो, यहाँ पर लगेगा तो आपको। dx के लिए क्या लिखना है, cy, और dy के लिए लिखना है आपको xc। ठीक है, ये ब्रैकेट आपको टॉप पेज पर लिख लो, और इसको हमेशा याद रखना कि कौन सा कॉलम कब यूज करना है। अभी डी वाई के लिए हमारे पास कौन सा कॉलम पहले लिखना है, एक्स का कॉलम लिखना है और फिर सी का कॉलम लिखना है। ठीक है, सो एक्स का कॉलम ये रहा और ये सी का कॉलम रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर फिर से एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या कहा था, डी वाई के लिए लिखना है तो हम y का टर्म जो थे वो हाइड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x के टर्म जो था 3 4, और c के टर्म थे 10 और 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी इसके आगे का तो स्टेप बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, 3 इंटू 5 करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस साइन देके फिर 10 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
3 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन और फिर 10 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन। फिर अभी कैलकुलेशन करना है। 3 5 ज़ा 15 होता है, माइनस 10 4 ज़ा 40। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। सो मेरा डी वाई का वैल्यू क्या आ गया, d5 का वैल्यू आ गया 25 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि x के वक्त कौन सा वैल्यू लेना है और y के वक्त कौन सा वैल्यू लेना है। सो हमारे पास यहाँ पर अभी तीनों के तीनों वैल्यू आ गए। d का वैल्यू है 25 है, देखो यहाँ पर। फिर dx का वैल्यू है और dy का भी वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पर फाइंड किया। सो अब हम सोच रहे होंगे कि x और y के वैल्यूज कैसा फाइंड करना है। सो यहाँ पर लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेंट मेथड। आप पूरा सेंटेंस लिख देना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट मेथड फर्स्ट क्या लिखेंगे, x के लिए देखो क्या लिखना है, dx अपॉन डी लिखना है। और सेकेंड में y जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने के लिए dy अपॉन डी लिखना है। सिंपल है। सो हमारी dx की वैल्यू क्या थी, dx की वैल्यू हमारी 50 थी और d की वैल्यू थी हमारी 25। सो 25 2 ज़ा 50 होता है, तो हमारा x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू 2 आ गई। सेम y के लिए करेंगे तो dy अपॉन डी है। सो dy की वैल्यू क्या थी, 25 थी, हमने लास्ट में फाइंड किया। और d की वैल्यू भी क्या थी, 25। सो 25 1 ज़ा 25, तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 1 और x का वैल्यू हो जाएगा 2। सो क्या हो जाएगा, सो द सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है आपको। सो द सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई और इज इक्वल टू के सामने लिखना है x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी 1। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरा माइनस साइन देना भूल गया था, क्योंकि -40 है। सो ग्रेटर साइन आएगा, इसलिए हमारी जो डी वाई की वैल्यू हो जाएगी ये -25 थी। सो ये हो जाएगा -1। तो हमारी फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। ठीक है, 2 कॉमा -1। सो इस प्रकार हमें ये हो गया, हमारा सॉल्यूशन का एंड हो गया। यहाँ तक हमें सॉल्व करना है। सो आपको डिटर्मिनेंट जो है ये बॉक्स वो कैसा सॉल्व करना है इसकी तो आपने प्रैक्टिस की होगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैंने अभी अभी बताई, जो ये पूरा था ना, ये इसमें आपको किस चीज़ का चॉइस करना है, डी के लिए कौन सा करना है, एक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फिर एक से, ठीक है। ये आपको लिख लेना है अभी के अभी। जब डी फाइंड करोगे तभी क्या करना है, हमें लिखना है एक्स और वाई को, ठीक है, कॉलम में लिखना है। जब हमें डी एक्स फाइंड करना है तभी हम क्या करेंगे, सी और वाई के टर्म लिखेंगे, वहाँ पर हम एक्स हाइड कर देंगे। और हम डी वाई जब फाइंड करेंगे तभी हमें लिखना है एक्स और फिर सी का टर्म, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को आपको आपके नोटबुक में अभी अभी लिख लेना, और इसको ही सामने रख के आपको आगे के सब सम इक्वेशंस जो भी हो गए आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया, हम अभी सेकेंड के लिए हम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड जो सम है वो दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर उन्होंने दो इक्वेशंस दिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड जो इक्वेशन दिया गया है वो है 8x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अभी अभी बताया था कि लास्ट सम में कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए दोनों इक्वेशंस का। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, तो सिंपली यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हो दोनों तो अलग अलग है। तो अभी फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको उसके ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर सामने ही लिख देता हूँ, आपको नीचे लिखना है उसके, ठीक है। और उसके बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है, 4x का मतलब x का टर्म पहला लिखेंगे, फिर बाद में y का जैसे 3y
और फिर इज इक्वल टू का साइन होता है और उसके लास्ट में जो आता है वो होता है सी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो -4 है वो लेफ्ट हैंड साइड में था, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा +4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे +4, -4 नहीं लिखेंगे। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आप मेरे साथ ही सॉल्व करो, ठीक है। सेकंड में हमें क्या लिखना है, सेकंड इक्वेशन जो है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स का जो वैल्यू था उसको लिखेंगे जो कि है 6x। नेक्स्ट में हो जाएगा हमारा y का टर्म, लेकिन y का टर्म तो राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में होने के साथ साथ वो माइनस भी है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा +5y हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे +5y, ठीक है। ये जो -5 था उसको हम राइट हैंड साइड में लेके आ गए और उसको हम लिखेंगे +5y। नेक्स्ट इज इक्वल टू का साइन होगा, और हमारा 8 जो है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही है, तो उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम एज इट इज 8 लिख देंगे और यहाँ पर दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमारा ये दोनों इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। सो मैं क्या कर दूंगा कि इन दोनों को ही, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ ही हमें हमारा इक्वेशंस जो एक्स और वाई के वैल्यूज है उन दोनों को हमें फाइंड करना है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि इन जो इनके कोएफिशिएंट्स है उसको साइड में लिखना है, लेकिन उसे पेंसिल से लिखना है। हमको आपको आंसर जो मतलब ये जो स्टेप है पेंसिल से लिखने वाली, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, प्रैक्टिस के लिए भी आपको पेंसिल ही यूज करना है। पेंसिल से अभी जो भी इसके आगे वाला ये पूरे टेबल में मैं जो कुछ भी लिखूंगा आपको वो किस में लिखना है, पेंसिल में लिखना है। तो इसको हम 2 वर्टिकल बार दे देंगे, और जो भी कोएफिशिएंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे 4 है 6 है, तो यहाँ पर x के लिए 4 है 6 है, y के लिए क्या है 3 है और 5 है, और जो c टर्म है उसके लिए क्या है 4 है और 8 है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y का, और ये हो जाएगा c का, ठीक है। ये कॉलम हो जाएगी c के। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डी फाइंड करेंगे। डी के लिए मैंने क्या कहा था, देखो मैं यहाँ पर वापस एक बार लिख लेता हूँ। डी के लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई करना है, ठीक है। एक्स और वाई को, वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डी एक्स के लिए हमें क्या करना है, पहला आता है सी, और हम डी एक्स है ना, तो हम एक्स को हाइड करेंगे और लिखेंगे वाई, और डी वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई को हाइड करेंगे और लिखेंगे एक्स को, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। सो हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू देखो, हम ये जो वैल्यूज है वो क्या है, 4 6 है एक्स के लिए, फिर वाई के लिए है 3 और 5, और सी के लिए है 4 और 8, ठीक है। सो इन वैल्यू को हम फर्स्ट में लिखेंगे। पहला हमें क्या फाइंड करना होता है, पहला हमें डी फाइंड करना होता है। सो डी के लिए मैंने क्या कहा था कि डी के लिए हमें एक्स और वाई के वैल्यूज लिखने हैं। तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स जो थे वो क्या थे, 4 थे, 6 था यहाँ पर, और 3 और 5 था, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने ये जो फर्स्ट एक्स और वाई के लिए जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर कॉपी किया है। अभी क्या करना है, सिंपली आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो 4 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 इंटू 5 यहाँ पर रैकेट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो वैल्यू है 3 इंटू 6 है, 3 इंटू 6 माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का कैलकुलेशन है, 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 18, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर 20 माइनस 18 हो जाएगा 2। सो मेरी डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, अभी 2 मिल गई, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू मिल गया। सेकेंड वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है। सो डी एक्स के लिए मैंने क्या कहा था, सिंपली कि आपको एक्स का जो भी टर्म है, ये जो टर्म है इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, और सबसे पहले हमें सी की वैल्यू लिखनी है और फिर वाई की वैल्यू लिखनी है, ठीक है।
सो हम यहाँ पर लिख देंगे dx सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो dx के लिए हम ये पहले वर्टिकल बार्स दोनों डाल देंगे। सो dx के लिए हमें क्या करना है, पहले सी का कॉलम में क्या है, 4 और 8 है, और फिर क्या हो जाएगा, y का कॉलम क्या है, 3 और 5 है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है dx और dy के वैल्यू फाइंड करना, बहुत इजी आप देख सकते हो, लेकिन जो वैल्यूज पुट करना होता है ना, उसमें अगर आप गलती कर दोगे तो फिर 0 मार्क्स मिल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस साइन बच गए दो वैल्यूज जो है 3 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। सो 4 5 ज़ा कितना होता है 20, और माइनस 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो 20 माइनस 24 होता है -4। यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 24 में से 20 गए, बच गए 4, और जो ग्रेटर नंबर है 24 उसका साइन क्या है, माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन दिया। तो हमारा dx का वैल्यू क्या हो गया, -4। अभी लास्ट जो थर्ड वैल्यू हमें फाइंड करनी है, थर्ड वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है वो है dy की वैल्यू। सो dy के वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था कि y को हाइड करना है, और फिर बच जाएगा x और c का। तो x के टर्म्स क्या है, x के टर्म है फर्स्ट 4 और 6 है, और c के टर्म है 4 और 8 है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, और इन दोनों को अभी क्या करेंगे, अभी सिंपल स्टेप है दोनों को कैलकुलेट करने के। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस साइन, और 4 इंटू 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। सो 4 इंटू 8 32, माइनस 4 इंटू 6 24, ठीक है। अभी 32 माइनस 24 करना है। सो 32 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 38 6, हाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। सो 32 और 24 को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8। तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। हमें d की वैल्यू मिल गई, dy की वैल्यू मिल गई, और dx की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जो 2 है, -4 है, और 8 है, यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ। d की वैल्यू है 2, dx की वैल्यू है -4, और dy की वैल्यू जो है वो है 8। ये तीनों वैल्यू मिल गए। अभी हम क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल लिखना है, और फिर यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर डाल के x के लिए क्या फॉर्मूला था, सिंपल है dx अपॉन डी, और y के लिए कौन सा फॉर्मूला था, dy अपॉन डी, ठीक है। तो dx का वैल्यू क्या है हमारा, -4, और d का वैल्यू है 2। सो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो -2 आ जाएगा x का वैल्यू। और यहाँ पर है 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो ये हो जाएगा 4। सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा -2 एंड 4। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्रैमर्स रूल, ये जो थर्ड मेथड है वो बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको ये जो बॉक्स वाला पोर्शन है कोएफिशिएंट का, ये इसके ऊपर ठीक से ध्यान देना है, इसे कैसे लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि डी एक्स और डी वाई के जो एलिमेंट्स है उसको कैसे अरेंज करना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस हो गए वो कुछ गड़बड़ करके दे देंगे, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। फर्स्ट स्टेप आपको यही करनी है जो हमने यहाँ पर की।
उसके बाद क्या करेंगे, पेंसिल से लिखना है और बाद में उसको रफ करना है। कौन सा चीज़, ये जो बॉक्स हमने अभी अभी बनाया है, इस बॉक्स को पेंसिल से लिखना है, बाद में आंसर होने के बाद उसको रफ करना है। फिर सबसे पहले स्टेज में हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, डी के वैल्यू, फिर डी एक्स के वैल्यू और फिर डी वाई के वैल्यू फाइंड करेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल लिखेंगे और एक्स और वाई के वैल्यू जो है फॉर्मूला, उसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे और वो वैल्यूज एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन है हमारा फाइनल, वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और इक्वेशंस सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आपको 2 या 3 बार आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये जैसे मैंने सॉल्व किया उसकी उसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षित होरात साइनिंग ऑफ।